a certain return to its investors, right? और जब वो इन्वेस्टर्स को एक रिटर्न कमिट कर रहा है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द इनफ्लो और द मनी दैट इट हैज, उस बेसिस के ऊपर वो रिटर्न कमिट कर चुका है। अब मेरे पास अगर कोई सरप्लस इक्विटी बच जाती है तो मेरे पास प्रॉब्लम ये आता है कि उस सरप्लस इक्विटी को अगर मैं किसी बैंक में रखवाता हूँ या मैं उस सरप्लस इक्विटी को किसी और स्टेबल इन्वेस्टमेंट में रखवाने की कोशिश करता हूँ, प्राइमरीली तो बैंक में ही होती है, तो उसके अंदर जो मेरा रिटर्न है वो रिटर्न विल बी फार लोअर देन द रिटर्न दैट फॉर एग्जांपल आई कुड गेट ऑन अ वेंचर कैपिटल कंपनी, जिससे जब मैं एग्जिट करूंगा तो मुझे 22x का रिटर्न मिलेगा या चले 5x का रिटर्न मिलेगा। तो उन मल्टीपल्स में जो मेरा रिटर्न होता है प्राइवेट इक्विटी में वो 15%, 20%, 25% तक एक बेंचमार्क सेट किया हुआ होता है एक प्राइवेट फंड मैनेजमेंट कंपनी ने एक प्राइवेट फंड के लिए। तो अब मसला ये आता है कि जब ये सरप्लस इक्विटी प्राइवेट फंड के पास आती है, फॉर एग्जांपल 7 साल का मेरा प्राइवेट फंड था, उसने 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया और एक कंपनी से मैं 4 साल बाद अपनी इक्विटी निकाल लेता हूं और मेरे पास एक सरप्लस कैश आ गया। अब उस सरप्लस कैश का मैं अपने पास अगर बैंक में रखता हूं तो मेरा वो जो बेंचमार्क रिटर्न है वो अचीव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उस ये 70% करने में और 30% उसको सरप्लस पूल अलाउ करने में ये भी एक एसेंस था कि वो उस सरप्लस कैश को भी इन्वेस्ट कर सकता है फर्दर और वो प्राइवेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो उससे ये होता है कि उसका बेंचमार्क रिटर्न ओवर द लाइफ ऑफ द फंड अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, इसमें दूसरा ये है कि कई जगह पे कमिटमेंट प्राइवेट फंड जो है वो इनिशियली कॉल नहीं करता। जस्ट फॉर लिटिल फ्लेवर ऑफ व्हाट हैपेंस, प्राइवेट फंड इनिशियली आपसे कमिटमेंट्स लेता है, उन कमिटमेंट्स की बेसिस के ऊपर वो आपसे फिर कैपिटल कॉल्स करेगा। तो ओवर द लाइफ ऑफ द फंड वो कैपिटल कॉल्स करता है एज डिस्क्लोज्ड इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो अब सवाल ये आ गया कि अगर मैंने कैपिटल कॉल भी की हुई है और उसके साथ मेरे पास फिर कोई इक्विटी सरप्लस पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रांजैक्शन डजंट गो थ्रू, फॉर एग्जांपल इफ आई डिसाइड डिलिबरेटली नॉट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी दैट आई वांटेड टू मेक इट इन एंड आई वांट टू स्विच और आई वांट टू पिवट, तो वो सारी चीजों में फिर ये सरप्लस इक्विटी किसी और प्राइवेट फंड में डालने की फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी हुई है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट आई थिंक ऑन दिस स्लाइड, उमर साहब जी जी, so I think I've basically covered the next point as well in terms of the flexibility in the investment limits, and now I think I'm going into an area जहाँ पे आप लोग मुझसे ज़्यादा ही expert हो, but the few clauses of the income tax ordinance that I have come through and जो हमारे private fund की दुनिया से related है, तो वो मैं आपको definitely बता देता हूँ। I also got a question which is very good question कि जी private fund जब कंपनी में invest करेगा तो उसको तो फिर डबल टैक्सेशन पड़ जाएगी, क्योंकि जाहिर है कंपनी की इनकम भी कॉर्पोरेट टैक्स हो रहा है, उसके बाद वो डिविडेंड दे रही है उसके ऊपर टैक्स हो रहा है, फिर प्राइवेट फंड आगे डिविडेंड दे रहा है और प्राइवेट फंड की इनकम पे भी टैक्स हो रहा है और फिर प्राइवेट फंड डिविडेंड दे रहा है, तो प्राइवेट फंड को 4 लेयर्स ऑफ टैक्सेशन पड़ जाएगा इस तरह से। सिंपली पुट, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये जनरली एनबीएफसी सेक्टर में मेजॉरिटी केसेस में ये हमारे पास है कि जो एंटिटी है उसको पास थ्रू स्टेटस होता है, कि यानी कि जो प्राइवेट फंड इटसेल्फ है अगर वो 90% अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको पास थ्रू स्टेटस मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। नाउ कमिंग टू द ट्रिकी पार्ट दैट दिस वाज द केस बिफोर मार्च के अंदर हमारे प्राइवेट फंड का जो पास थ्रू स्टेटस है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आप लोग मुझसे बहुत बेहतर वाकिफ होंगे कि बहुत सारे एग्जेम्पशंस को विड्रॉ किया गया, तो उसमें एक एग्जेम्पशन जो प्राइवेट फंड को पास थ्रू स्टेटस की दी हुई थी वो वाला क्लॉज भी विड्रॉ कर लिया गया। Now, from the SECP perspective and the private fund industry perspective, हमें तो काफी लगा था कि this is a disaster and this is the point of no return. But उसमें जो icing on top है वो ये है कि there is a section in the income tax ordinance जो कि हमें ये रूम देती है कि प्राइवेट फंड अगर कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है जी, तो प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन कैपिटल गेन अगर प्राइवेट फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर टैक्स नहीं होती। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइवेट फंड का मॉडल जितना मैं समझा चुका हूँ होपफुली, उसमें आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंस इज नॉट ऑन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज एंड देन टेकिंग रेगुलर डिविडेंड्स फ्रॉम दोस कंपनीज। एक तो अनलिस्टेड कंपनीज है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने एक कंपनी में तब इन्वेस्ट किया जब वो कंपनी $2 लाख की थी और आपने उस कंपनी में से एग्जिट किया जब वो कंपनी $2 मिलियन की थी, तो आपको 10x रिटर्न उस तरह जनरेट होता है।
तो प्राइवेट फंड इन एनी केस जब अपना कैपिटल अनलॉक करता है, वो कैपिटल अनलॉक करते हुए कैपिटल गेन की फॉर्म में ही ज्यादातर उसको प्रोसीड जारी होती है, डिविडेंड के फॉर्म में तो वो खुद भी नहीं प्रेफर कर रहा होता। डिविडेंड इसलिए भी वो नहीं प्रेफर कर रहा होता, जिस तरह मैंने पहले बताया कि फिर उसके पास एक एक्सेस पूल ऑफ कैपिटल आ जाता है। वो कैपिटल जो पैसा आता है वो या तो वो इन्वेस्टर्स को वापस करके अपने फंड का साइज छोटा करे, और या फिर वो उसको फर्दर इन्वेस्ट करे। अगर वो पैसे वापस करके फंड का साइज छोटा करता है तो उसके इन्वेस्टर जिसने ऑलरेडी 7 साल का लॉन्ग टर्म होराइजन लिया हुआ है, उसको वो पैसा उस टाइम पे चाहिए नहीं, तो इट डिफीट्स सॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और अगर वो नई इन्वेस्टमेंट करता है तो नई इन्वेस्टमेंट में मसला ये होता है कि जैसे अगर मुझे तीसरे साल में डिविडेंड आया और मेरे फंड की लाइफ 5 साल है, तो अब मुझे 2 साल के स्पैन के लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है। सो इट्स अ कैच 22 सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो प्राइवेट फंड्स जनरली प्रेफर टू अनलॉक कैपिटल गेन्स, और वो कैपिटल गेन फिर वो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पशन हमें सेक्शन 103 है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, उसमें ये जो एग्जाम्पशन हमें मिली हुई है, इस एग्जाम्पशन के तहत हमें जो है वो काफी सपोर्ट अभी भी है। हाँ, पास थ्रू स्टेटस प्राइवेट फंड का खत्म हो गया है, विच वी आर अगेन इन टॉक्स विद एफपीआर के जी ये भी अलाउ कर दें ताकि मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मगर इसके अंदर क्योंकि वो कैपिटल गेन इन्वेस्टर के हैंड में टैक्स नहीं हो रहा, तो जो हमें इनिशियली परसेप्शन थी कि इन्वेस्टर्स वुड बी एग्जिटिंग द इंडस्ट्री एंड रनिंग अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री, वैसा नहीं है बिकॉज ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। अच्छा, जो एक चीज हमने और एफपीआर से टेकअप की भी है वो ये है कि अभी जो ऑल्टरनेटिव फंड्स की कैटेगरी है, क्योंकि हमारे पास अब 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास है जी प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, और एक हमारे पास है ऑल्टरनेटिव फंड। तो हमारे पास जो प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स है वो तो फिर भी टू अ लार्ज एक्सटेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कवर्ड था। ऑल्टरनेटिव फंड्स बिकॉज वी इंट्रोड्यूस दिस इन 2018, ये अभी तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कवर्ड नहीं है, तो यानी इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर तो ये वाला कैपिटल गेन का भी प्रिविलेज नहीं है, और जो पास थ्रू स्टेटस हम एफपीआर से मांग रहे हैं अभी दोबारा से, और जो पहले अवेलेबल हमें था वो भी नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर यस, बिकॉज आई थिंक प्राइमरीली इसके अंदर वो डबल टैक्सेशन और वो सारे इश्यूज आते हैं, तो उनके अंदर मे बी ऑल्टरनेटिव फंड अभी तक हमारे पास तो एक्टिवेट भी नहीं हुआ। इफ यू विल जस्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड राइट जी। मैंने अच्छा, this she coming to the last part of our presentation and then hopefully we'll just take your questions. हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है उसमें पास्ट में आप लोगों ने देखा होगा हिस्टोरिक किस्म की अमेंडमेंट्स हुई हैं। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा इंक्लूजन्स की हैं, और बहुत एक मेरी नज़र में ओपन माइंडेडनेस से काम लिया गया है, और कुछ एरिया जो बड़े अरसे से लॉन्ग स्टैंडिंग हम लोगों ने टेकअप किए हुए थे एसपीपी से, वो भी अलाउ कर दिए गए हैं हमारे लिए, रेगुलेटेड सेक्टर के लिए भी, और अनरेगुलेटेड भी कुछ एरियाज हैं जो अलाउ किए। वो ज़रा एसबीपी की डोमेन आ जाती है, तो आई वोंट बी गेटिंग इनटू देम, बट प्राइमरीली हमें मसला ये आता था जी, इफ यू कुड जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड भाई। हमें जी मसला ये आता था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है दैट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली रेफर टू प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड यूनिट्स। अब जब वो प्राइवेट फंड के यूनिट्स को कंसीव ही नहीं करता था, तो रिजल्टेंटली आपका कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के डोमिसाइल प्राइवेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एफई मैनुअल के स्कोप से बाहर हो जाता था। तो फॉरेनर्स की simply put investment in the private fund industry in Pakistan was not allowed under the FE manual. ये इशू हमने जुलाई 2020 में एफपीआर एसपीपी से टेकअप किया था। इसके ऊपर हमारे मल्टीपल सेशंस हुए हैं, बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस हुआ है, वेरी इंप्रेसिव प्रोसेस दैट वाज फॉलोड बाय द एसपीपी in terms of understanding and addressing the concerns that they had in opening up the market for foreign investors coming in. प्राइमरीली जो कंसर्न होता है वो यही था कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो मॉडल है प्राइवेट इक्विटी का वो यही है कि मैं आई विल बाय एट अ लो एंड आई विल एग्जिट एट अ हाई। So obviously there's going to be a huge differential in the money or the foreign exchange that is coming into the country and the foreign exchange that is being remitted out of the country. तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है बहुत सारी एरिया स्टेट बैंक के साथ हमने एड्रेस किए, उनको काफ़ी चीज़ों पे कंफर्ट दिया, and the state bank was also gracious enough to accept those. और February 10th 2021 को
State Bank notified revisions in Chapter 20 of the FE manual. Now, getting specifically into the revisions, one by one, सबसे पहले तो जो State Bank है उसने units of private funds को Chapter 20 of FE manual में recognize किया कि हाँ, they, foreigners can get into this. इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ प्राइवेट फंड्स के अंदर उसने जो हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल काम नहीं किया, वो आप लोगों को काफी सारों को पता भी होगा कि स्टेट बैंक के प्रोसीजर्स में देयर इज अ स्पेशल परमिशन एंड अ जनरल परमिशन एग्जेम्पशन. स्पेशल परमिशन में यू हैव टू मेक योर केस टू द स्टेट बैंक इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एंड फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ मनी. तो वो जो स्पेशल परमिशन आप स्टेट बैंक से लेते हैं, जाहिर है it can be termed as an unnecessary approval by the investor. It can be termed as a time taking process, although कई जगह पे ट्रांजैक्शन जल्दी अप्रूव हो जाती है, कई जगह पे लेट होती है. बट कहने का मकसद ये है कि वो स्पेशल परमिशन जहाँ पे भी लगती है वहां पे एक हेजिटेंस तो नेचुरली आ जाता है लोगों के अंदर. तो स्टेट बैंक ने हमसे जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स और जो कंफर्ट मांगा इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दिस इंडस्ट्री बीइंग ट्रांसपेरेंट and not being a means to be utilized as, just churning foreign exchange in and then taking a large chunk of foreign exchange out. तो उसमें स्टेट बैंक ने जो प्राइवेट फंड्स के अंदर इशुएंस के लिए, ट्रांसफर के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ यूनिट्स के लिए ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस इन्वेस्टमेंट है, वो जनरल एग्जेम्पशन में अलाउ करती है. यानी कि अगर तो मेरे पास एक फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे पहली दफा किसी यूनिट्स ऑफ प्राइवेट फंड के लिए अप्लाई करता है और परचेज करता है, तो उसको वो पैसा अलाउड है लाना मुल्क के अंदर और वो यूनिट्स जो है वो परचेज करना. बट उसको अब कोई स्पेशल परमिशन स्टेट बैंक से नहीं चाहिए. वो अपने ऑथराइज्ड डीलर जो पाकिस्तान के अंदर है, उन्हीं के पास, उन ऑथराइज्ड डीलर्स के पास जो एक प्रोटोकॉल स्टेट बैंक ने अपने रेगुलेशंस में सेट कर दिया, विच इज ब्रीफली कवर्ड आगे. मगर आई थिंक जिस तरह के आप लोगों के माइंड्स हैं, आप लोग अगर चैप्टर 20 ऑफ एफई मैनुअल पढ़ो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. तो उसमें जनरल एग्जेम्पशन के अंदर ये चीज कवर हो रही है ऑथराइज्ड डीलर्स के. अच्छा, उसके अंदर अब स्टेट बैंक ने सारे सिनेरियोज लकली हमारे लिए कवर किए, इशू भी, ट्रांसफर भी, एक्सपोर्ट ऑफ यूनिट्स भी, और जो मतलब एनी इन्वेस्टमेंट विच इज बीइंग मेड इन प्राइवेट फंड्स फॉर रिपैट्रिएशन बेसिस. इसमें जो प्री कंडीशंस कुछ स्टेट बैंक ने लगाई हैं वो ये लगाई हैं कि जी जो इशू प्राइस है और परचेज प्राइस है, दैट शुड बी पेड थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स by remittance from a foreign currency account abroad, which is perfectly acceptable for us as well. ये documentation होनी चाहिए इस चीज की. अच्छा, importantly जो purchase price है वो fund की net asset value से कम नहीं होनी चाहिए. Now this is a very significant differentiation that clarified a lot of the ambiguities that State Bank also had regarding the transaction. यहाँ पे आप लोगों के लिए भी क्लियर कर देता हूँ. मिसाल के तौर पे जी, पहले ये है कि अगर एक मेरी कंपनी है और उसका 10 रुपए का शेयर है, तो अभी ऑलरेडी उसका शेयर 10 रुपए का चल रहा है और मैं फॉरेन इन्वेस्टर से वो 2 रुपए पे इन्वेस्टमेंट अपने पास करवा लेता हूँ और 2 रुपए पे विदाउट एनी जस्टिफाइबल क्लॉज वो इन्वेस्टमेंट करा लेता हूँ और फॉरेन इन्वेस्टर फिर उसके ऊपर वो 8 रुपए का गेन बुक करके फिर दोबारा वो पैसे बाहर ले जाता है. तो दैट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री आइदर. नेट एसेट वैल्यू बेसिकली ये बताती है एक प्राइवेट फंड का एट एनी गिवन टाइम द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द फंड. जो नेट एसेट वैल्यू फंड की उस टाइम पे होगी, एक्चुअली जो यूनिट इशू होता है वो हर हाल में नेट एसेट वैल्यू पर ही इशू होता है. तो इसलिए अगर तो वो परचेज प्राइस नेट एसेट वैल्यू से कम ना भी हो तो हमें एज अ हिंड्रेंस वो नहीं कंसर्न करता. सो दैट इज कवर्ड. उमर, इफ यू वुड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. जी सर, अब जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जिस तरह मैंने पहले ब्रीफली कवर किया, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो इशुएंस ऑफ प्राइवेट इशुएंस या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ न्यू यूनिट्स है, यानी कि जो प्राइवेट फंड पहली दफा अपने यूनिट्स इशू कर रहा है. सो रेमिटेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी डायरेक्टली टू पाकिस्तान एंड इट्स पेमेंट टू द फंड्स रुपी अकाउंट विच इज ओपन इन द नेम ऑफ द ट्रस्टी. तो ये स्टेट बैंक ने आपको अलाउ कर दिया. एक एडेड अंडरस्टैंडिंग इसमें आपको कि जैसे अगर ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह हमने पहले कवर किया, तो उसमें क्योंकि एसेट सेग्रीगेटेड रखते हैं, तो वहां पे ना सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट फंड उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में कर रहा है वो ट्रस्टी के नाम पे होंगी या उस ट्रस्ट के नाम पे होंगी, फंड के नाम पे, बल्कि जो पैसा इनफ्लो आ रहा होता है वो भी एक ट्रस्टी या कस्टोडियन के बैंक अकाउंट में आ रहा होता है. तो प्राइवेट फंड को उस पैसे की तब तक एक्सेस नहीं होती जब तक कि इट हैज मेड दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इट हैज इशूड द यूनिट्स अगेंस्ट दैट द मनी रिसीव्ड. वो सारा रोल एक ट्रस्टी मॉनिटर कर रहा है, which also gave State Bank a lot of comfort कि जी there is a third independent party that is overseeing this transaction.
तो उसमें इशुएंस का कॉन्टेक्स्ट अलाउ किया, ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स का अलाउ किया कि अगर तो ट्रांसफर ऑफ पाकिस्तानी सिक्योरिटीज है हेल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड पाकिस्तान टू अदर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है जी। तो उसके अंदर भी अगर कोई फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है तो वो भी स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया, ठीक है जी। नॉर्मली तो इस केस के अंदर हमारी नजर में चेंज ऑफ ओनरशिप ज्यादा है एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल विल बी हैंडल्ड आउटसाइड। बट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई पाकिस्तान में यूनिट होल्डर है और वो पाकिस्तानी यूनिट होल्डर कोई फॉरेन यूनिट होल्डर सोर्स कर लेता है इन्वेस्टर, और उसको वो अपनी सिक्योरिटीज बेच के खुद उस फंड से निकल जाता है, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स में कवर्ड है। अब उसके अंदर डेफिनेटली देयर विल बी अ फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा, इशू ऑफ एडिशनल यूनिट्स कुछ प्राइवेट फंड्स करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी डिविडेंड्स की रीइन्वेस्टमेंट के लिए, उसके अलावा बोनस इशुएंस के लिए, एडिशनल कैपिटल कॉल्स, तो वो सारी चीजें अब हमारी एफई मैनुअल में कवर्ड है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, दैट वाज अनदर मेजर एरिया। मेजर कंसर्न ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स वाज कि पैसा तो हम यहाँ पे ले आएंगे, पता चले बाहर निकालते हुए आप लोग फिर मुझे स्पेशल जो है वो परमिशन फ्रॉम द स्टेट बैंक में कवर करो, तो वो भी जनरल एग्जामेशन में कवर्ड है कि अगर डिविडेंड आपको रिमिट करना है, इट्स नो वरीज। देन वंस द प्राइवेट फंड रीचेस द एंड ऑफ इट्स लाइफ, तो जो डाइवेस्टमेंट है उस प्राइवेट फंड की और अनबाइंडिंग है उसकी प्रोसीड्स की टू द इन्वेस्टर्स एट मेच्योरिटी, वो भी स्टेट बैंक के एफई मैनुअल में क्लियरली अब कवर्ड हो गई है। सो उस पे भी आपको कोई एडिशनल हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर जो स्टेट बैंक ने अपने रेगुलेशंस में एक रूल डाल दिया, एक रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दी, वो ये है कि जो यूनिट्स ऑफ प्राइवेट फंड है उनके लिए रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा उन्होंने बना दिया कि जो ऑथराइज डीलर है वो 60 डेज के अंदर जो इशू या ट्रांसफर है उसकी डिटेल्स स्टेट बैंक को जमा कराएगा, उसके साथ कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएगा जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्राइवेट फंड ऑफ द इन्वेस्टर, वो सारी रिक्वायरमेंट्स अभी मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेता हूँ। उमर साहब, इफ यू कुड गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी सर। तो इन ऑर्डर टू इनहांस ड्यू डिलिजेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ऑथराइज डीलर्स ने अब स्टेट बैंक को क्या क्या जमा कराना है, और जाहिर है जो ऑथराइज डीलर्स ने जमा कराना है इन टर्न दोज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट आर इन्वेस्टर्स एंड आवर प्राइवेट फंड मैनेजमेंट कंपनीज आल्सो हैव टू कंप्लाई विद। तो उसके अंदर उसको एक फॉर्मल शेयर परचेज एग्रीमेंट देनी है जी, अपनी बिजनेस प्रोफाइल देनी है कि व्हाट इज इट्स नेचर, उसके अलावा अपने डायरेक्टर्स का, प्रोमोटर्स का नाम देना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है, उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स, रिलेटेड पार्टी। नाउ दिस में सीम लाइक अ लॉट इन टर्म्स ऑफ, अगर अगर तो इंडिविजुअल है तो उस पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं लगेंगी, उसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसके लिए ये चीजें प्रोवाइड करना भी मुश्किल नहीं होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें आपने दे के एक जनरल एग्जाम्पशन एक दफा ले लेनी है, उसके बाद आप जहां फर्दर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे वहां पे आपको रिपीटेडली ये सारी चीजें तो नहीं देनी पड़ेंगी। सो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन एक दफा पूरी हो गई, उसके बाद एक इजी फ्लो ऑफ कैपिटल आपके पास आ गया। इफ यू जस्ट गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड भाई। अच्छा जी, ये जिस तरह मैं बता रहा था कि प्राइवेट फंड जब अपनी मेच्योरिटी पे आता है तो उस मेच्योरिटी के लिए, क्योंकि देखिए अब स्टेट बैंक ने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट सिनेरियोज बिल्ड की हमारे साथ बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बाद। तो डाइवेस्टमेंट के टाइम पे भी, क्योंकि स्टेट बैंक का काम अपना ऑब्जेक्टिव तो फॉरेन एक्सचेंज को मॉनिटर करना है, तो डाइवेस्टमेंट के टाइम पे भी दे वेंट थ्रू व्हाट डॉक्यूमेंट्स कैन जस्टिफाई एग्जिट एट अ सर्टेन प्राइस। उसके लिए जो जाहिर है नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉन रेजिडेंट है, उसके अलावा एड्रेस ऑफ द फंड है जिसके यूनिट्स एग्जिट में, उसके अलावा जो बायर का नेम एड्रेस वगैरह है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डी है जी, copy of latest quarterly NAV audited by category A auditor from amongst SBP panel of auditors. So when our private funds and the SECP agreed कि जी अगर आपको ये कंसर्न है तो हम आपको क्वार्टरली अपने NAV का ऑडिट करा के दे देते हैं। So that created a lot of comfort in terms of state bank कि जी ठीक है, अगर एक independent third party is going to be evaluating your NAV on a quarterly basis and that NAV is going to be the price at which your investor will be exiting to a and taking money to a foreign jurisdiction, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है। फिर जी एक यूनिट परचेज एग्रीमेंट होती है, ठीक है, बिटवीन द रेजिडेंट बायर एंड द नॉन रेजिडेंट सेलर, ट्रांसफर के केस के अंदर वो भी आ जाती है।
उसके अलावा अटेस्टेड कॉपी जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं ऑफ द फंड, ताकि जो फंड है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जमा हो जाए और उसका ऑडिटेड नैब भी जमा हो जाए। फिर एक अंडरटेकिंग है, और ऑथराइज्ड डीलर विल इंश्योर ड्यू डिलिजेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। सो द ड्यू डिलिजेंस हैज प्राइमरीली बीन शिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट बैंक टू द ऑथराइज्ड डीलर। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, अगर तो आप डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं विच इज एक्सीडिंग द नैव, वेयर योर फंड हैज आउट परफॉर्म, एंड आपको जो आपके यूनिट्स हैं उसके ऊपर जो प्राइस मिल रही है वो अब प्रीमियम के ऊपर रिडीम हो रहे हैं, या प्रीमियम के ऊपर आपको कोई और पे कर रहा है, तो उसके अंदर थोड़ी सी एडिशनल रिक्वायरमेंट स्टेट बैंक ने ये डाली है कि जी कोई जस्टिफिकेशन आप हमको दे दें वैल्यूएशन की, हमें ड्यू डिलिजेंस ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कोई अटेस्टेड कॉपी दे दें कि हाउ यू अराइव्ड एट दिस प्राइस, सो वी वोंट गेट इनटू यू नो व्हाई यू आर एग्जिटिंग एट दिस प्राइस एज लॉन्ग एज यू हैव अ जस्टिफिकेशन। और अगर 50 मिलियन से ऊपर की कोई रेमिटेंस आपकी हो जाती है 6 महीने में, तो उसके अंदर आपको जो है वो एक वैल्यूएशन और मजीद उन्होंने क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, डाइवेस्टमेंट ड्यू टू मैच्योरिटी ऑफ फंड्स के अंदर, क्योंकि ये पिछले जो सिनेरियोस बता रहा था मैं आपको बता रहा था डाइवेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर या एग्जिट बाय फॉरेन इन्वेस्टर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फंड। अच्छा, अब अगर आप आ जाएं कि मैच्योरिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ फंड जब हो जाती है, तो उसके ऊपर जो डाइवेस्टमेंट है उसमें रिक्वायरमेंट है कि ऑथराइज्ड डीलर आपसे मांगेगा एक वाइंडिंग अप रिपोर्ट, जो कि इन एनी केस हमारे प्राइवेट फंड के लिए जब वो वाइंड अप होता है तो वो एक रिपोर्ट बनती है। अच्छा, उसके साथ वो मांगेगा प्रूफ यूनिट होल्डर का कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी एक स्टेटमेंट मांगेगा, और उसके साथ वो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट मांगेगा जिसके अंदर इंडिकेट हो रहा होगा कि आपका प्रिंसिपल कितना अमाउंट रीपे हो रहा है और आपका ओवर एंड अबव डिविडेंड या कैपिटल गेन कितना रीपे हो रहा है। तो ये चीजें कवर होती है। बहुत एक अच्छा सिस्टम स्टेट बैंक ने बना दिया है in their pursuit of further digitalization, which I think they're doing great. तो उसमें उन्होंने एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड के लिए, रिपोर्टिंग के लिए एक वो भी बना दिया ऑथराइज डीलर्स का प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर फिर ऑथराइज डीलर्स ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रेगुलरली ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑन अ 60 डे बेसिस, जिस तरह भी उन्होंने प्रिस्क्राइब की है वो रिपोर्ट करते हैं। उसके साथ जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो ऑथराइज डीलर्स को मेंटेन करना है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, or that record is going to be open to inspection by the state bank when and if it deems necessary. Otherwise, that record can be maintained by the authorized dealer for a certain period of time, and after that, वो record जो है चला जाता है. So that's about it from our presentation. I hope we haven't bored you too much, and I'm getting some positive feedback in terms of the seminar being informative. So over to you, Rafkat Saab and Jazeb Saab. That's all for our presentation, and if there are any questions, we're happy to look at them. Thank you very much, Sajjad Saab and Umar Saab. It was energetic, very informative, and I mean, you have already vouched for the response that we have received on this, that it is speaking of the interest our members fraternity have shown in it. And as we discussed earlier, that this is the audience which are movers and shakers for the economy, being our members in practice or being our member on the industry on the other side of the table. So the idea is consistent to have better understanding of the regulation, and we in our effort can step forward and be of an aid to SECP and improvising the things that are planned at the macro level. There are a series of questions. I mean, our team has filtered some. You've been kind enough to answer a few. Certain would be quick enough, and I will be just running through a few questions for you, and then we'll be moving on to our chairman, Mr. Shahid Iqbal Khattak, who has also very kindly joined us. So first thing is, who are the eligible investors, the qualification of investors. I think that was addressed, but for a quick recap, if you can, a couple of quick words on that. Sure, sir. So our eligible investors, like I said, उसकी definition हमारी regulations में clearly दी हुई है ताकि कोई ambiguity ना हो. Private fund regulations में वो definition भी आपको मिल जाएगी, और उसके अंदर जो definition है, as per that, anyone with 15 over 15 million, यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर की अगर उनकी नेटवर्थ है, तो वो eligible investor कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे. तो excluding house property. Excluding house property. Excluding the value of personal residence. Ji. Second one was that can they invest outside Pakistan? What would be the business area? सर, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इस सेंस में है कि हमारा जो प्राइवेट फंड है, द एंटिटी व्हिच विल बी डूइंग द इन्वेस्टमेंट, वो तो पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है. दे कैन सोलिसिट फॉरेन इन्वेस्टर्स. जो हमारी प्राइवेट फंड मैनेजमेंट कंपनी है,
वो प्राइवेट फंड मैनेजमेंट कंपनी अगर कोई फॉरेन सब्सिडी बनाना चाहती है तो वो बना सकती है. So in short, the answer is that the private fund, no, it cannot invest outside Pakistan. It has been domiciled under Pakistani law for the purpose of investing in the unlisted Pakistani companies जो एक specified criteria हमारा पूरा करेंगे. But the private fund management company अगर वो किसी इस तरह का route लेना चाहती है to attract further foreign investment in Pakistan, वो हमारे allowed है. जी, again, of course, then they'll have to go through that FATF requirements. उस jurisdiction की अपनी जो regulations वगैरह होंगी. So if there is an inconvenience in here, it might not be reciprocated that way in other territory as well. अच्छा, एक और question था कि it obligatory to have guaranteed return in case of loss. It was also covered, but I mean it's business. You can have both returns and losses, but अगर भी आपको किसमें view है तो. सर इसमें थोड़ा सा हम ये ऐड करते हैं कि अगर आपको कोई गारंटीड रिटर्न बता रहा है ना तो मेहरबानी करके हमें बताएं ताकि हम उसको पूछें कि भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है एंड यू नो वी SECP goes after that guy. अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि how it is different from मुदारबा. जी सर देखिए मुदारबा में तो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो अगेन देयर इज अ सेपरेट टीम लुकिंग एट मुदारबा. आई हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बट यहाँ पे जो सबसे की चीज है वो ये है कि बाकी जो NBFC सेक्टर है उसमें हमने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है. दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जिसमें हमने ये भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आप किस से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं. तो आई थिंक मुदारबा के साथ भी सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो ये रहेगा कि यहाँ पे जो एलिजिबल इन्वेस्टर के अलावा तो आप पैसा ही किसी से नहीं ले सकते. उसके अलावा अगर आप देखें तो वो तो फिर पूरा एक वो मुदारबा का तो लॉ ही अपना डेडिकेटेड है, वो एक इस्लामिक व्हीकल है, उसका अपना मुदारबा ऑर्डिनेंस लग जाता है. तो यस उसमें फिर बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे सर. जी, और एक और क्वेश्चन था कि डू दे नीड टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज. नो सर, प्राइवेट फंड्स का जो जनरल एसेंस है वो यही है कि वो एक अनलिस्टेड फ्लेक्सिबल मिनिमल रिपोर्टिंग वाली एक एंटिटी है जो चाहे तो फ्लेक्सिबिलिटी से लोगों से पैसा पकड़े जो एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और चाहे तो उस पैसे को अपने डिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के तहत इन्वेस्ट करे. तो इसलिए अभी फिलहाल जो हमारा प्राइवेट फंड है उसको लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट ना हमारे लॉ में है और ना ही उनका इंटेंशन होता है. उमर साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? नहीं जी, बिल्कुल यू राइट, ऐसे ही है. नेक्स्ट वाज विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट. ये भी आपने अगर एड्रेस कर दिया था लेकिन एम्फसाइज कर देंगे तो वो जरा बड़े डॉक्टर की तसल्ली हो जाती है लोगों को. सर इसमें पता है कि हमारे पास बड़े डिफरेंट मॉडल्स आते हैं. तो उनमें हमारे पास एक मॉडल ये आया कि जी प्राइवेट फंड रियल एस्टेट पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता. तो हमने कहा सर आप उस रियल एस्टेट को एक कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करें और प्राइवेट फंड से कहें कि उस कंपनी के शेयर ले ले तो आपका मसला हल हो जाएगा. तो यू नो प्राइवेट फंड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने फाइनेंशियल एसेट की यूनिवर्स तक रखे हुए हैं. अगर आपने एंड देयर आर ऑब्वियसली वेज टू इंजीनियर अ ट्रांजैक्शन वेयर यू कैन मीट योर ऑब्जेक्टिव्स. And SECP would not be too restrictive in that because we want this space to grow and we want to facilitate people. तो रियल एस्टेट में डायरेक्टली नहीं कर सकता, थ्रू अ कंपनी डेफिनेटली कर सकता है. एक और क्वेश्चन था, कैन अ फंड बाय अ रनिंग बिजनेस? जी एब्सोल्युटली. अ फंड देखिए जो प्राइवेट इक्विटी है ना हमारा वेंचर कैपिटल तो एक स्टार्टअप को अक्वायर करता है. जो प्राइवेट इक्विटी है उस प्राइवेट इक्विटी का काम ही ये है कि वो एक चलता हुआ बिजनेस चला रहा होता है. अच्छा, उसमें अब आप ये सवाल करते हैं कि जी टर्न अराउंड लिस्टेड कंपनी की आपने रिक्वायरमेंट डाली हुई है तो अगर एक कंपनी सही परफॉर्म कर रही है उसके शेयर मैं क्यों नहीं खरीद सकता. तो उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाइज जो इन फंड के रिटर्न्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में वो फिर एक ऑल्टरनेटिव फंड की कैटेगरी में आ जाएगा. उमर साहब इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर कोई एग्जांपल वगैरह आप दे दें. बिल्कुल ठीक है. जिस तरह फॉर इंस्टेंस जो वेंचर कैपिटल कंपनीज है, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है 7-1 साल का उनका टाइम पीरियड होता है इनिशियल, जिसको वो जिस तरह ये टेक हाउसेस हो गए या फिर दूसरी ये जो बाइक कंपनीज है, जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, ये इस टाइप की कंपनीज के अंदर तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लाउड और लोग कर भी रहे हैं जो इसमें स्टार्टअप बिजनेस के अंदर है ना, जो वेंचर कैपिटल है. जो प्राइवेट इक्विटी है वो तो आपकी अच्छी अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर भी जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं. आप एग्जांपल लें कि वो अबराज का एक फंड आया था पाकिस्तान के अंदर, आके डायग्नोस्टिक सेंटर्स खरीदने आ गया था और हॉस्पिटल खरीद रहा था. तो ये अच्छे चलते सेटअप थे, प्रॉफिटेबल सेटअप्स थे जिसको आके वो लोग खरीद रहे थे आके. तो ये तो आपके पास वो एग्जांपल्स हैं जो इस टाइम में जो हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर.
और भी बड़ी कंपनीज हैं जो इस टाइम में है, उनका नाम आई डोंट नेम देम, अब वो तो हमारी पाकिस्तानी फंड्स हैं, तो बेस्ट यही है बट कि अनलिस्टेड रनिंग बिजनेसेस में इजाजत है जी इन्वेस्टर, बिल्कुल बिल्कुल है जी। अच्छा, एक और जो चीज इसके साथ हमें स्टार्टअप्स वगैरह की भी डिस्कस वगैरह हुई, उस पे दो क्वेश्चन एक जो आए हुए हैं। एक तो ये कि जो स्टार्टअप्स वगैरह का जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है, उसके ऊपर एससीसीपी कंसीडरिंग समथिंग, बिकॉज लाइक जो एग्जांपल साइटेड थी, जिस तरह ये डिलीवरीज वगैरह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत सी चीजें शुरू हो गई हैं एप्स के थ्रू, ये डिलीवरीज वाले बहुत ज्यादा शुरू हो गए हैं, व्हिच हैज क्रिएटेड न्यूसेंस ऑन रोड साइड, और वो ट्रैफिक एक्सीडेंट वो चीजें वगैरह। और इसी से दूसरी चीज एक और जो आई हुई है कि क्राउड फंडिंग, वेयर डू वी स्टैंड ऑन दैट फॉर स्टार्टअप्स? ओके, सो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन पे आइडियली तो होना चाहिए नो कमेंट, मगर नहीं सर, इसके ऊपर देखिए जो आपका They वो look corporate forward, I mean, social as a regulator, responsibility if it is नहीं है, some thought process there. जी। नहीं आई थिंक वो देखिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो वाली चीजें हैं वो तो डेफिनेटली एससीसीपी के रेडार पे हैं, एंड यस दिस इज अ गुड एरिया टू आल्सो एक्सप्लोर, बट अगेन इफ इट्स एट द कॉस्ट ऑफ यू नो हार्मिंग समवन्स बिजनेस देन वी वुड प्रोबब्ली लाइक टू रिफ्रेन फ्रॉम इट। अभी तक ये रेडार पे नहीं था, अब आ गया सर। दूसरा जो आपका सवाल था, सॉरी वो किस कुछ रिपीट दैट? Regarding crowd funding, because अब हमारे जिस तरह of course amongst our chartered accountants, even the workers working outside Pakistan, जो I mean they make some savings वगैरह, if they want to invest in Pakistan, तो इसमें तो minimum requirement like 15 million की है, तो any options for crowd funding, उसमें कोई secure mechanism वगैरह? सर इसमें अभी फिलहाल हमारा जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसमें हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस क्राउड फंडिंग की आई थी फर्स्ट कोहोर्ट के अंदर, और उनके ऊपर कुछ काम भी हो रहा है, बट एक्सप्लिसिटली अभी कोई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म व्हिच इज लाइसेंस्ड बाय द एससीसीपी तो नहीं है, बट दिस इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स ऑफ आवर चेयरमैन। ही इज वेरी कीन कि ये क्राउड फंडिंग और डिजिटल इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट इन सारे एरियाज को हम टैप करें, सो यू नो होपफुली इन द फ्यूचर वी विल सी अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। Great. एक और क्वेश्चन ये था कि do you think that the mechanism under this venture capital, is it going to be a replacement for conventional banking finance? Sir, we would hope for it for the sectors that the banking sector is not catering. I would love, you know, that would be music to my ears कि अगर वो सारे सेक्टर यहीं पे आए, क्योंकि ये SME को भी केटर कर रहे हैं, अनलिस्टेड को भी केटर कर रहे हैं, वो सारे बिजनेस वेंचर्स जो कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैंकिंग फाइनेंस फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनके लिए तो ये एक बेहतरीन स्पेस है कि वो गैप फिल इन कर लें। तो आई वुड लाइक फॉर दैट कि जी उसमें तो डेफिनेटली खाली यहाँ से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये जो फंड, ये जो प्राइवेट फंड्स होते हैं, ये खाली आपको पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, ये फिर मैनेजरियल अपनी सर्विसेज भी देते हैं, ये आके आपके बोर्ड्स में बैठते हैं, ये इनका बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो ये कंपनी को खाली चलाना, ये उन कंपनीज में आता है जिनको लगता है इनको ये यहाँ से, और स्पेशली वेंचर कैपिटल में तो 5 से 10x 15x इज नॉट इवन अ बिग डील। वो तो उनका एम ही होता है कि हम इसको ज्यादा, क्योंकि उसमें रिस्क हाई होता है ना, तो उनका ये होता है कि इसके अंदर रिटर्न हम लोग 5x 5 टाइम्स 10 टाइम्स जितना हम रिटर्न निकालें, तो वो तो इसके फुल जूस निकालने के लिए वो तो देर रेडी। लेकिन ये है कि आई होप कि बैंकिंग के अलावा उनकी मोनोपोली की बात है कि मोनोपोली अगर आप किसी की भी रिड्यूस कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। इस टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही किसी के लिए भी यही है कि अगर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको पता ही नहीं उसने स्टार्ट पैसा कहाँ से लेना है, अगर स्टार्ट कर भी लेते हैं उसको वहां से भी एक्सपेंशन नहीं आती करनी, तो वो तो ये तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात उमर ने रेज किया, व्हिच आई रियली मिस्ड आउट ऑन हाइलाइटिंग इवन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, कि ये जो प्राइवेट फंड्स हैं क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स एट मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, तो खाली ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट नहीं है, ये उस कंपनी या उस सेक्टर में जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सेक्टर के भी एक्सपर्ट हैं। तो ये बाय सीट्स ऑन द बोर्ड, बाय appointing the key executives, by actually getting into the operations of the company, ये उस कंपनी की सक्सेस इंश्योर करते हैं। तो यू नो फाइनेंस के साथ साथ यस वो फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं सर। ग्रेट। एक और क्वेश्चन अभी बेसिकली जो हमने दोनों वी हैव डिस्कस्ड इट, दैट इज इफ देयर इज एनी रूम फॉर डिजिटल क्राउड फंडिंग और विद रेफरेंस टू माइक्रो फाइनेंस एंड एसएमईज, अगर कंपनियों का फोकस हो टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली प्रोवाइडिंग द क्रेडिट understanding वगैरह, but as you say कि अभी crowd funding वगैरह का it is idea is yet to mature. I mean we have to be responsive to our local dynamics. जो चीजें बाहर चल रही हैं शायद हमारे अभी लिटरेसी भी है और we are at times more evil genius. तो as a regulator आपको शायद बड़ा काम करना है।
सर इसमें वैसे इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि हमारी जुरिसडिक्शन में एज ए रेगुलेटर हमें पता भी है और काम भी हो रहा है कई जगह पे, जो डायरेक्टली, क्योंकि हमें पहले तो ये एस्टेब्लिश करना होता है कि हमारे फ्रेमवर्क के अंडर कहाँ फॉल करता है। तो क्राउड फंडिंग अब जैसे सिक्योरिटीज एक्ट की रिजीम में आएगा या नहीं आएगा, माइक्रो फाइनेंस अगर कोई कर रहा है तो वो एनबीएफसी की रिजीम में आएगा या नहीं आएगा। मजे की बात, आप लोगों ने भी हो सकता है कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हो, अब जैसे ये Garana.com है या Zameen.com है, इस टाइम पे ये भी पूलिंग ऑफ फंड्स कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि जब ये पूलिंग ऑफ फंड्स करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या वो हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की रिजीम में आता है, क्या उसको लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, क्राउड फंडिंग भी प्रैक्टिकली इनफॉर्मली तो हो रही है, नॉट प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बट यस एसईसीपी का जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का कोहोर्ट है, उसमें पहले कोहोर्ट में भी और सेकंड कोहोर्ट में भी ये एप्लीकेशंस आई हैं और उनकी टेस्टिंग हुई है। सो यू नो आई एम वेरी होपफुल। मेन बस मसला ये होता है कि अब इसको जो रेगुलेटरी कवर देना है वो कौन से लॉ के तहत देना, तो वो आई थिंक इज बीइंग आयर्नड आउट, और इंशाल्लाह यू विल सी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो लाइसेंस्ड है एसईसीपी से इन द नियर फ्यूचर। ग्रेट। इसी से थोड़ा एक और जो एक्सटेंशन में शायद परहैप्स इट्स मोर ऑन द फिलैंथ्रोपिक साइड, सोशल एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट्स, उसके ऊपर एसईसीपी कैन हैव सम थॉट प्रोसेस ऑनगोइंग, या अगर कुछ चल रहा है उस पे अगर आपको गाइड कर सकें। सर जो मुझे सवाल से समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अपने टॉपिक से भी, ताकि मैं रिलेट कर दूं और अपने एरिया से बाहर जाके कोई चीज ना बोलूं उसमें। अभी तक आप कमर्शियल साइड पे बात कर रहे थे, वो थोड़ा मेरे ख्याल में फिलैंथ्रोपिक एस्पेक्ट से सोशल एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, इसके पैरेलल अगर एक निजाम खड़ा किया जाए। So we've had proposals for women's funds which are focusing on investment for providing corporate structures जो फीमेल ओरिएंटेड कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो दुनिया में इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं। वी कुड गेट अ प्राइवेट फंड जिसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये हो कि मैं जी मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान में। सो दैट कुड एक्चुअली encourage a lot of companies to maybe reduce their carbon footprint. अच्छा, इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जी एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम करना चाहते हैं या हम women empowerment में करना चाहते हैं, तो वो आपके फंड की प्रोफाइल डेफिनेटली उस तरह स्ट्रक्चर हो सकती है और उस स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रेट। एक और क्वेश्चन जो आया है, दैट इज विद रेफरेंस टू हाउ द एस्पेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड दीज थिंग्स, दीज आर वॉश्ड आउट इन दिस अरेंजमेंट। इसके अंदर सबसे पहली अगर आप चीज देखें ना, वो तो ये है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो सारे वो इन्वेस्टर्स हैं जो आपको पहले से उनके बारे में पता है। तो ये ऐसे तो नहीं है कि इसके अंदर पब्लिक आ जाएगी और कहीं से आ जाएंगे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनका आपको मोरलेस पहले से पता होता है। जो प्राइवेट फंड मैनेजमेंट कंपनी जिन इन्वेस्टर्स के पीछे जा रही होती है, जो होते हैं वो सारे दे नो ऑल ऑफ देम। प्लस वो तो पूरी रिजीम है जिनको फॉलो करनी थी, उनको केवाईसी और वो सारी चीजें उनको करनी होती है, सीडीडी, वो तो उनको वैसे ही किसी भी प्राइवेट फंड मैनेजमेंट कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं वो रूल्स। तो सर ये इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में क्योंकि हमारी एनबीएफसीज आ जाती हैं, तो जो एसईसीपी की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली इन पे भी लग जाती हैं और इन्होंने फिर वो सारा कंप्लायंस इंश्योर करना है। एक और क्वेश्चन ये है कि लाइक फैमिली होल्डिंग्स, कैन द फैमिली मेंबर्स individually each having worth above 15 million, they can pool up and formulate this thing? Sorry, could you repeat the last part? तो नहीं है, restriction तो नहीं है कि like family members, अगर एक ही फैमिली मेंबर सारे ले लिए, अगर सारों के पास पैसे हैं, अगर वो मिलकर बनाना चाहें फंड, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है कि क्विकली अगर आप इसके टैक्स पे थोड़ा सा रिकैप कर दें, जो इंसेंटिव वगैरह का, खासतौर पे जो डबल टैक्सेशन का एस्पेक्ट है एंटिटीज के एस्पेक्ट से। सर ये आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि ये एरिया जो है ना इंटरेस्ट होगा, मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि मैं आपके ये 1-2 पार्टिसिपेंट से आपसे जो है ना थोड़ा और भी समझ क्योंकि बट इसमें ग्रुप टैक्सेशन पर कांसेप्ट हमारे यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, तो लेट्स होप कि थिंग्स गेट बेटर। राइट, तो सर इसमें टैक्सेशन में जनरली देखें प्रिंसिपल यही है कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमने इस तरह देनी है कि अगर लोग डायरेक्टली एक कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उनको जो टैक्स पड़े वो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट्स पूल होकर उसी कंपनी में इन्वेस्ट हो तो उनको ज्यादा टैक्स ना पड़े। सिंपल ऑब्जेक्टिव तो यही है। और मुझे थोड़ा वो भी हो रहा है आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हुए कि आप लोगों से बेहतर तो ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा,
अब चक्कर ये है सर कि यहाँ पे हुआ ये कि इस पर्पस के लिए एफबीआर ने पहले हमें दो चीजें दी हुई थी। एक हमें दिया हुआ था प्राइवेट फंड में पास थ्रू स्टेटस, कि यानी कि प्राइवेट फंड की जो भी इनकम बनेगी वो प्राइवेट फंड के ऊपर अपने के ऊपर कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, और वो जब इन्वेस्टर को डिविडेंड देगा तो इन्वेस्टर के हाथ पे 15% टैक्स पड़ जाएगा। तो दैट वाज प्रीटी एक्सेप्टेबल, कि अगर वो इन्वेस्टर डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे तब भी यही था और अब भी यही है, या अगर कैपिटल गेन भी आप कहें तो कैपिटल गेन वाज आल्सो, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन ट्रिगर हो जाता है अनलिस्टेड कंपनी वाला, तो वो उसका रेट जरा हाई हो जाता है। अच्छा, इसमें अब ये हुआ है कि पास थ्रू स्टेटस तो एफबीआर ने कर दिया खत्म, मगर जो एक क्लॉज 103 एफबीआर ने खत्म नहीं किया, वो अभी भी यही कहता है कि जो भी कैपिटल गेन प्राइवेट फंड रियलाइज करेगा और वो आगे अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो इन्वेस्टर के लेवल के ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं पड़ रहा, यानी कि जो कैपिटल गेन का टैक्स इन्वेस्टर पे पड़ना था वो जीरो है, मगर बिकॉज ऑफ दिस पास थ्रू स्टेटस अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट फंड है उस प्राइवेट फंड के ऊपर अब कॉर्पोरेट टैक्स अपना पड़ेगा। तो इसमें जो ट्रिकी पार्ट है, जो पहले था व्हाई द प्राइवेट फंड इंडस्ट्री वाज बीइंग गिवन एन एडिशनल बेनिफिट वाज कि पहले तो वो पूरी ट्रांजैक्शन 0% पे चल रही थी ना, कि प्राइवेट फंड के लेवल पे भी टैक्स नहीं होना और इन्वेस्टर के हाथ में भी टैक्स नहीं होना, क्योंकि वो कैपिटल गेन वाला क्लॉज यूज कर लेंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी तक हमारे पास 5 फंड्स हैं और अभी तक कोई फंड अनवाइंड हुआ नहीं है, तो क्योंकि वो फंड अनवाइंड नहीं हुआ तो एफबीआर ने भी इस 103 को भी प्रॉपर्ली नहीं एनालाइज किया हुआ मेरी नजर में, और ना ही हमें कोई एक एग्जाम्पल मिल रहा है कि प्रैक्टिकली वो नंबर्स किस तरह चलेंगे। तो बट अभी कहने का मकसद ये है कि पास थ्रू स्टेटस एट दिस स्टेज नहीं है, मे बी इन द नेक्स्ट बजट वो अनाउंस हो जाए, क्योंकि हम बहुत अग्रेसिवली उसको परस्यू कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं एफबीआर से। अब देखें या वो अग्रेसिवली परस्यू करने वाली बात मान लें या रिक्वेस्ट मान लें। जी बिल्कुल। अभी the number of funds that are totally registered in this regime वो कितने हैं? How good has been the response? सर अभी तक हमारे पास जो है 5 फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं, पहले ये 1-2 फंड मैनेजमेंट कंपनीज थी, अभी हमारे पास 5 फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं और उन 5 फंड मैनेजमेंट कंपनीज ने 5 फंड्स लॉन्च किए हैं। उसमें एक वेंचर कैपिटल का फंड है और जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्टेड है, और एक जो बाकी 4 फंड्स हैं वो प्राइवेट इक्विटी में है जैसे, और उनमें बड़ी एक रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे किसी ने हेल्थ केयर में किया हुआ है, किसी ने फूड सेक्टर में किया हुआ है। And the success that we want, obviously a much larger number of funds, but the success that we see in terms of the valuations जो इन्होंने जिस कंपनी में जिस वैल्यू पे इन्वेस्ट किया था और आज वो कंपनी जहाँ खड़ी है और जहाँ वो परफॉर्म कर रही है, उसके बेसिस के ऊपर तो हमें लगता है कि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा जूस भी है और बहुत ज्यादा रूम भी है फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द फंड मैनेजर्स। बस बेसिक बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और जैसे ही एग्जिट्स आना शुरू होंगे और उसके साथ फिर आप लोग रिजल्ट देखने, ऐसे ही है ना कि हर्डिंग मेंटालिटी है ना, जब आप लोग रिजल्ट्स देखेंगे कि जी कोई 2.5x पे निकाल रहा है बाहर इन्वेस्टमेंट अपनी 2 से 3 साल के अंदर, 3 इयर्स के 3x पे 3.5x पे, तो उसके साथ ना फिर मार्केट के अंदर जो है ना फिर इन्वेस्टर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, फिर लोग इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। इनिशियली हमारे पास 4 ये प्राइवेट फंड मैनेजमेंट कंपनीज थी, 3 और ऐड हो चुकी हैं, नाउ 7 प्राइवेट फंड मैनेजमेट कंपनीज। तो फंड्स इवन दो अभी तक 5 ही लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये कि अभी लोग अपना इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो भी लाइसेंस ले रहे हैं, वो रेडी कर रहे हैं अपने आप को कि आगे कब अपने आप को लॉन्च करें। तो आई थिंक इन अनदर ईयर, इसी होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई थिंक हमें लगता है कि अच्छा रिस्पांस आने लगा है। Thank you very much Ijaz sahab, मतलब very kind of you. My apologies to other people जिनके हम questions नहीं ले सके, but for brevity of time I think it has already been a very very successful session and very much added value to our thought process. जी हाँ, we are available, अगर किसी को कोई भी questions हो तो वो तो you know by all means आपसे हमारे वो exchange कर लें हमसे, आप information हमारी ले लें। Presentations बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, questions कोई किसी consultant ने आके बात करके पूछना है, we'll give our time, कोई issue नहीं है इसमें। Very kind of you. Presentation काफी लोग मांग रहे हैं, वो पर ICAP staff आपसे coordinate कर लेगा if there is anything proprietary, so you can take care of that and rest we can share it with our members. With that, I am once again very grateful to you, and it is my great pleasure to introduce to you all the chairman NRC, Mr. Shahid Iqbal Khattak sir. He has very kindly joined us, and we very much look forward to him reciprocating the gesture the SCCP officials have shown and the interest of our members, the way he has captured it and the way it has been a learning experience for all.
with. Shahid sir, over to you, please. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon and assalamu alaikum, everyone. I'm really pleased to see the development on the part of SCCP on this sector, this venture capital fund and private equity firms. When I was a senior manager at Ernst & Young in 2000, so we conducted a number of due diligence studies for foreign private equity firms, and later it proved very successful. The sector they invested, they anticipated, are currently established businesses, and they have taken their profits. And with these developments or these regulations on the part of SCCP, currently we've been working with two clients on setting up their private equity firms, one based in Islamabad and one even in KP. While with the government of KP, they were really interested to launch their own funds. But given the regime unclarity is shared by SCCP colleagues, as it gets matured, clarified, the trust of the people on the fund, so it is expected to grow up really, and we would love to see. So I'm really pleased and really enjoyed very informative presentations, and thank you very much for sparing your time, giving very effective and useful information. We would request if you can share the presentations, because it's a consistent request from our participants. One, two, I just thinking of, we have a repository of our webinars, and this webinar will be there for subsequent viewership, which is very usually it usually attracts thousands of viewership subsequent to the seminars. And if SCCP may take initiative to create such a repository of their webinars, because these are technical in nature, these are broadcasted. Once new initiatives are taken or significant changes are made in their existing rules regulations, it would really help SCCP to create awareness. And with these given technology upgradations, webinars, it's now, I think, the real right time to take on further. So thank you very much, Janzeb Saab, the CPD Chair Islamabad, Rafkat Saab, CPD Chair Lahore, our ICAP staff in arranging this webinar, and most importantly, the participants for their excellent participation, real interest at this month of the year, which is usually a closing, and we are trying to wrap up, closing our reports. So grateful to attend this seminar, and thank you very much. Really appreciate. Thank you very much. Over to you, Janzeb. Thank you very much, Aitha. Very kind of you for the encouraging words. And of course, it will motivate us for bringing more best to our members. As per our rituals, we normally present our panelists and speakers with the shield towards the end of seminar, but we cannot do it on cyber sessions, but we'll make sure that it reaches them at their office to the extent it is manageable at conveniently and quickly. So with that, once again, on behalf of the membership of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, the extension that we are in the form of Northern Regional Committees and local CPT committees, really grateful to Sajjad Saab, Omar Saab, Shahid Iqbal Khatak Saab, Rafkat Saab, and the hundreds of panelists, the participants that we have, and the substantial number of viewership that we have on the Facebook. Grateful to you all. Inshallah, look forward to see you soon on with some other topic. Jazakallah, Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you. Thank you.